हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी आपका फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ ली थी, वैसे अपने 3 टॉपिक हो गए थे। आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहने का मतलब इतने प्रकार के पदार्थ हैं उनके बारे में और मौलिक विद्युत के बारे में। ठीक है, तो मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप रोजाना मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो चलो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट। तो देखो, आज अपना टॉपिक है, लेसन है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, मतलब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। तो ये है। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ रहे हैं हम इंट्रो। तो इसका इंट्रोडक्शन, इसका परिचय क्या हुआ वो बता रहा हूं मैं को कि विद्युत जो है वो एक ऊर्जा का रूप होता है। आपको सबको पता है, मैंने बताया भी था पिछली क्लास में। और आजकल मतलब ये बोलूं एट प्रेजेंट टाइम, तो वर्तमान समय में विद्युत का उपयोग दैनिक दिनचर्या में एक मतलब आवश्यकता पड़ ही रही है। और विद्युत की आवश्यकता आप देख सकते हो, उदाहरण के तौर पे घरों में, कार्यशालाओं में, कार्यालयों में, पोस्ट ऑफिस हुआ, अस्पताल, मतलब हर एक केंद्र में विद्युत की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। तो यही इसका परिचय था। मैं और बता रहा हूँ इसके बारे में। तो मैं पहले इसका अनुप्रयोग बता रहा हूँ आपको। घरों में, कार्यालयों, लैबों, अनेक जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है, देख सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको, इसके अंदर ये जो है अनुसंधान केंद्र, अपनी उत्पादन केंद्र है, वहां से तारों व केबलों के द्वारा दूर दूर तक, मैं कहूँ अलग अलग जगह पर विद्युत भेजी जा रही है। आप सबको पता भी होगा, ठीक है, केबलों के द्वारा। अब इनके प्रतिरोधकता के आधार पर इनको कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे चालक है, कुचालक है, अचालक है, अर्धचालक। इनमें कई प्रकार के रूप में बांटा गया है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आधुनिक युग में अब का जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें विद्युत के बिना मानव का जीवन बहुत ही कठिन है। तो कहने का मतलब है आज के युग में मानव का जीवन बहुत ही कठिन है। ठीक है, अब मैं आगे इसका बता रहा हूं, वो गौर से देखिए, ध्यान दिएकर मैं। अब अपना टॉपिक चलता है विद्युत। और विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं इसका इंट्रो करवा रहा हूँ, डेफिनेशन जिसे बोलते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। तो परिभाषा होती है, या गौर से सुनेगा, कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? विद्युत। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवाह होंगे, वही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत। आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो किसी भी पदार्थ में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह वो किसी भी प्रकार के पदार्थ में हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो उसकी, तो क्या बताता है?
इलेक्ट्रॉन प्रवाह की गति जो है वो पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, मतलब जो उसकी गति होगी वो उसके पदार्थ पर निर्भर करेगी। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो विद्युत की चाल जो होती है, गति होती है, वो कितनी होती है, तो उसकी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी चाल है किसकी, विद्युत की। ठीक है, विद्युत की चाल होती है इतनी, और बता दे एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवाह। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत कितने प्रकार की होती है, तो मैं बता देता हूँ। विद्युत जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थिर जिसे बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है गतिशील विद्युत जिसे बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैं लिखा है विद्युत के प्रकार 2 प्रकार के, स्थिर और गतिशील। अब आप नाम से ही जान सकते हैं, स्थिर वो जो एक ही जगह स्थिर हो जिसे बोलते हैं स्टैटिक, और गतिशील जो आसानी से गति कर सके उसे बोलते हैं गतिशील। अब स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत इसमें अंतर क्या है आपको वो बताने जा रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो विद्युत की खोज थी, सबसे पहले विद्युत की खोज थी वो हुए थे वैज्ञानिक, कौन थे, थेल्स। देखो गौर से, थेल्स। सबसे पहले जो विद्युत की खोज थी वो किसने की थी, थेल्स ने। तो थेल्स ने क्या किया था कि एक एम्बर की छड़ ली थी और एक चमड़े का टुकड़ा लिया था। तो एम्बर की छड़ को थेल्स ने चमड़े पे रगड़ा, तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन जो थे वो चमड़े से एम्बर की छड़ पे आ गए, कुछ क्या हुए, एम्बर की छड़ पे आ गए। अब उन्होंने देखा कि ये ऐसे क्या हो रहा है, तो अब उसको मिट्टी या उस पे रगड़ा, तो देखा हमने कि उस पे कुछ मिट्टी के कण उस पे आ गए, ये मान सकते हैं। कहने का मतलब देखो हमने बचपन में क्या करते थे, जो वही बालों में जो पेन लगाते थे, मिट्टी पे रगड़ते थे, उस पर छोटे छोटे कण आ जाते थे। उसी प्रकार थेल्स ने क्या किया, एम्बर की छड़ को चमड़े पे रगड़ा तो कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पे आ गए थे। अब इसे नाम दिया थेल्स ने क्या, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत का मतलब यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ये जो मैंने अभी बताया, एम्बर की छड़ और चमड़े के टुकड़े से उस पे मुक्त इलेक्ट्रॉन का आना ही क्या थी, स्थिर विद्युत। अब गतिशील विद्युत क्या है वो गौर से सुनिएगा। अब गतिशील विद्युत की बात करते हैं, तो गतिशील विद्युत में दूसरे एक वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम सुना आपने, वोल्टा। कौन था वैज्ञानिक, वोल्टा। वोल्टा वोल्टा ने क्या किया कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत को उत्पन्न किया। किसके द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऐसी विद्युत प्रवाह, ऐसी विद्युत बनाई जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या मैं कह दूं तारों के केबलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह हो सके, उसको उसने नाम दे दिया क्या, गतिशील। गतिशील विद्युत जो थी वो वोल्टा ने, स्थिर विद्युत जो थी वो थेल्स ने। अब मैं तीसरी बात करूंगा, जो चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि की जो वोल्टेज बनाया था, जो विद्युत उत्पन्न की थी, वो थे एक और वैज्ञानिक, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने चुंबक के द्वारा जो विद्युत बनाई थी चुंबकीय, वो थे माइकल फैराडे। तो तीसरे वैज्ञानिक कौन थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 से माइकल फैराडे। ये तीसरे वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। तो ये इस प्रकार की है। अब आपकी जो बुक में मिलेगी गतिशील विद्युत, आपकी जो बुक में चल रही गतिशील विद्युत, मैं उसको बता देता हूँ, बाद में आप बहुत सारे बुक में तो ये लिखा है। तो गतिशील विद्युत को आपकी बुक में दर्शाया गया है कि चालकों के द्वारा, चालक के घूमने के द्वारा जो विद्युत प्राप्त होती है वो कौन सी विद्युत, गतिशील विद्युत कहलाती है। आपकी बुक में दिया है चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, वो होती है गतिशील विद्युत। अब क्या हुआ कि विद्युत तो बन गई,
लेकिन व्यापारिक स्तर पर काम आने वाली विद्युत को ही काम में लिया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पे काम आने वाली विद्युत कौन सी थी? गतिशील विद्युत। जो व्यापारिक स्तर पर काम आने वाली विद्युत कौन सी थी? गतिशील विद्युत। अब आगे बढ़िए आप नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है गतिशील विद्युत को उत्पन्न कैसे किया जाता है, किन किन क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो उत्पन्न करने का 4 फॉर्मूले हैं अपने पास, वो चारों ये रहे। देखो, एक नंबर जो है वो प्रकाशीय स्रोत द्वारा कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो तापीय विधि द्वारा कर सकते हैं। नंबर 3 जो है वो चुंबकीय विधि द्वारा कर सकते हैं। और नंबर 4 जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने के स्रोत कितने हैं? 4। वो चारों के चार ही है, आप इन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जो विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है, वो सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सूर्य है। ठीक है, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। तो याद रखने की ये बात है कि पूरे विश्व में पता आपको सूर्य का प्रकाश तो आएगा, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। अब ये चारों बताया था, तो आपसे गौर से देखिए। प्रकाश स्रोत द्वारा कैसे होता है? जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, इनके द्वारा। तो इनमें क्या होती है? सोलर प्लेट लगी होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आया तो वो उस सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर सोख लेती है, अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, और उनके द्वारा फिर जितने भी अपने ऊपर लगे उनको जो सप्लाई है वो वितरित डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इसका जो उपयोग है वो हम स्ट्रीट लाइट में लेते हैं। अब नंबर 2 है अपनी तापीय विधि द्वारा। तो तापीय विधि द्वारा में सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तापीय विधि द्वारा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है थर्मोकपल विधि। कौन सी विधि है? थर्मोकपल विधि। अब ये थर्मोकपल विधि क्या है? इसमें 2 अलग अलग प्रकार की धातुओं के संगम बिंदु को गर्म किया जाता है, जिसमें उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही विधि क्या कराती है? थर्मोकपल। मतलब 2 अलग अलग प्रकार की धातु ले ली, अब उसको जहां जोड़ेंगे उससे संगम बिंदु को गर्म कर लेंगे, और उसमें क्या हो जाएगी? विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी विधि है? थर्मोकपल विधि। अब नेक्स्ट है चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि द्वारा में चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें चालक को घुमाया जाता है और उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही क्या है? अपनी चुंबकीय विधि द्वारा। और इसका उपयोग आप देख सकते हो मोटर जनरेटर में पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। रासायनिक क्रिया में क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रोलाइट होती है उसको रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसके आयनों को उनके आयनों को तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने के बाद में उसका प्रयोग हम देखते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। तो इसका जो प्रयोग है, रासायनिक क्रिया का प्रयोग जो है वो आप देख सकते हो, सेल है, बैटरी है, इनमें किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चारों की चार होगी। हमने बता दिया प्रकाश स्रोत, तापीय विधि, चुंबकीय विधि, रासायनिक क्रिया के द्वारा। एक बार आप इसे देख सकते हैं सारा का सारा। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत से संबंधित मूल, मतलब विद्युत से संबंधित कुछ मूल पद है वो बता रहे हैं। इसमें 1 नंबर मैंने लिया है पदार्थ। 1 नंबर लिया है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है वो देखो। पदार्थ होता है जिसका कोई निश्चित भार हो, मतलब जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। मतलब मैं लिख देता हूं, जिसका कोई निश्चित भार हो और जो स्थान घेरता हो। मतलब जिसका कोई निश्चित भार, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा और वो स्थान घेरेगा, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। और अपनी प्रकृति में जो पदार्थ होती है उनकी क्वालिटी वो 3 रूपों में आपको मिलेगी। नंबर 1 है ध्रुव, नंबर 2 है ठोस, नंबर 3 है गैस। ये 3 प्रकृति है, द्रव, ठोस, गैस।
अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अणु। अणु क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो अणु जो है, अणु सबसे पहले, इससे पहले हम पढ़ेंगे कण कण से मिलकर बनता है अणु। तो अणु अब क्या है वो हम पढ़ेंगे। अब अणु क्या है? अणु वह छोटे से छोटा भाग, वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें सभी प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं पदार्थ के, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख भी देता हूं। देखो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें सभी गुण होते हैं, और सभी गुण किसके होंगे? पदार्थ के। ठीक है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें सभी गुण होते हैं। नेक्स्ट अपना है परमाणु। नेक्स्ट क्या है? परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। या कह दूं मैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। मैं एक बार यहाँ लिख भी देता हूं। देखो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। और इससे कहता है हमें, जो या मैं ऐसे कह दूं, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, और मैंने बताया है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक अलग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। अब नेक्स्ट है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हम यही समझेंगे, जो परमाणु संरचना की बात करूं तो सौरमंडल की तरह ही समझेंगे कि सौरमंडल जो है उसका मुख्य केंद्र होता है सूर्य, और सूर्य के इसके चारों ओर क्या क्या परिक्रमा करते हैं? जो ग्रह हैं अपने, वो सारे के सारे उसके सौरमंडल के केंद्र जो सूर्य है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सोम, बुध, गुरु, ये मतलब चारों ओर उसके चक्कर करते हैं। उसी प्रकार जो होता है इस अपना परमाणु संरचना है। तो जो परमाणु है वही प्रकृति का सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण नहीं है प्रकृति का। क्यों? क्योंकि जो परमाणु है वो भी मिलकर बना होता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब उससे समझेंगे सौरमंडल का केंद्र जो होता है वो होता है सूर्य, और उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं सोम, मंगल, बुध। ठीक है, तो ये होता है परमाणु संरचना। तो सौरमंडल की बात करें, अब बात है अपनी परमाणु की। तो परमाणु जो होता है उसका भी एक केंद्र होता है, और उसका केंद्र होता है नाभिक। और जो नाभिक होता है वो केंद्रीय सघन भाग होता है, और नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने सौरमंडल की बात की थी। ठीक है, तो परमाणु में सबसे छोटा कण नहीं है प्रकृति का, इससे मिलकर बना होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इसका केंद्रीय सघन भाग जो होता है वो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो परिक्रमा करते हैं और कक्षीय परिक्रमा करते हैं, तो कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उसके नाभिक में ही होते हैं। कहने का मतलब नाभिक में ही सम्मिलित होते हैं। और जो ये कक्ष होती है ये दीर्घवर्तीय होती है। कौन सी होती है? दीर्घवर्तीय। अब मैं जो ये परिक्रमा आपको एक चित्र बना के दिखा रहा हूँ, अगर नहीं समझ तो एक चित्र से समझो आप। देखो गौर से, ये चित्र देखो, ये हो गया अपना नाभिक, और नाभिक में मिलता है क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये होते हैं। देखो, ये तो हो गए प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, और ये कक्षाएं होगी। बताया था ना कक्षाएं, और कक्षाएं हमेशा कौन सी होती है? दीर्घवर्तीय। और इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, तो था ना कक्षाओं में परिक्रमा करेगा, तो ये कक्षाएं होगी, परिक्रमा कर रही है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये चित्र है। ठीक है, इसे आप समझ सकते हो, देख सकते हो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है नाभिक। क्या है?
नाभिक। और नाभिक मैंने बताया, नाभिक क्या होता है? केंद्रीय सघन भाग। क्या होता है? केंद्रीय सघन भाग। क्या होता है? केंद्रीय सघन भाग किसका? परमाणु का। किसका? परमाणु का। ठीक है, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग होता है नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब है इसके जो केंद्रीय सघन भाग है नाभिक, उसमें क्या उपस्थित होते हैं? दो कण उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और ये दोनों जो कण हैं वो एक बल के द्वारा बंधे होते हैं, उस बल को बोलते हैं अंतर आणविक बल। तो प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन दोनों जो प्रकार के कण हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं और नाभिक में अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। मैं लिख देता हूं, अंतरा आणविक बल के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, ये होगा तुम्हारा नाभिक। गौर से देखिएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन प्रकृति का ही एक मूल कण है। क्या है? प्रकृति का ही मूल कण है। प्रकृति का ही मूल कण। प्रकृति का ही मूल कण है। और दूसरी बात, किसी भी तत्व से, मतलब कोई भी तत्व, किसी भी तत्व से जो प्रोटॉन प्राप्त होते हैं वो सभी प्रकार से समान होते हैं। मतलब तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार से समान होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करती। ठीक है, तो प्रकृति का एक मूल कण है और किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार से समान होता है और यह किसी भी प्रकार की गति नहीं करता। और दूसरी बात, उपस्थित किसमें होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है। और दूसरी बात, एक जो प्रोटॉन होता है, मतलब एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। और प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम। मैं लिख देता हूं आपको, देखो, एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणा 10 की माइनस 19 कूलाम आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम होता है। और दूसरी बात, इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1845 गुणा होता है। कितना गुणा? 1845 गुणा। तो प्रोटॉन ये होता है, देख लो, प्रकृति का मूल कण है, तत्व से प्राप्त प्रोटॉन सब प्रकार से समान होते हैं, ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। और एक प्रोटॉन पर प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश होता है और उसका द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 24 ग्राम होता है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1845 गुणा होता है। देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना न्यूट्रॉन। कौन सा है? न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन भी प्रकृति का ही एक मूल कण है और किसी भी तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सभी प्रकार से समान होता है, किसी भी प्रकार की गति इसमें नहीं होती है और यह आवेश रहित होता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे कितना भी मतलब कुछ भी नहीं आवेश होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रॉन। एक बार देख सकते हो, मैं भी लिख देता हूं पर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, प्रकृति का ही मूल कण है और किसी भी तत्व से प्राप्त न्यूट्रॉन सब प्रकार से समान होते हैं। ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते, आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता, ठीक है। ये सेम टू सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम टू सेम है, लेकिन इसमें एक ही कॉमन बात है, क्या कि एक तो द्रव्यमान और एक आवेश। तो न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता और द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है और ये भी नाभिक में ही होता है, प्रकृति का ये मूल कण होता है। नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये भी सेम है, प्रकृति का ही मूल कण है, सब प्रकार से समान होते हैं, सब प्रकार से समान होते हैं। और दूसरी बात, इसका आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.02 गुणा 10 की घात -28 कूलम। ये लो, वही बात है, प्रकृति का ही मूल कण है, किसी भी तत्व से प्राप्त सब प्रकार के इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इसका जो आवेश होता है वो -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है और इसका द्रव्यमान जो है वो होता है कितना, 9.02 गुणा 10 की घात -28 ग्राम, ठीक है। ये होता है इसका द्रव्यमान। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार की गति करते हैं, दो प्रकार की गति करते हैं। एक नंबर तो चक्रण गति, नंबर 2 कक्षीय, ठीक है। दो प्रकार की गति करते हैं, ये मैंने बताया है, इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार की गति करते हैं, चक्रण गति, कक्षीय गति। एक बार आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट अपना परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम, तो परमाणु संरचना का नियम क्या है वो सुनो, उससे पहले मैं कुछ बात बता रहा हूं। परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है सामान्य अवस्था। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, अर्थात उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, तुल्य होते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, इसमें भरने के लिए इसमें हम कक्षा बनाते हैं और कक्षा जो होती है वो KLMNO ये होती है, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो, नंबर 1 सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। नंबर 2, इसमें जो विद्यमान कक्षा है उनको KLMNOPQ से लिखते हैं। नंबर 3 है इलेक्ट्रॉन्स का वितरण जो बांटेंगे वो 2n² सूत्र से बढ़ते हैं। इसमें n जो है वो कक्षा है, n बराबर क्या है, कक्षा, ठीक है। अब कक्षा कौन सी है, उसमें कैसे बढ़ते हैं वो मैं आपको
बता रहा हूं कोर्स। तो देखो इस प्रकार बढ़ते हैं। कक्षा के में इलेक्ट्रॉन्स 2 गुणा 1 की स्क्वायर बराबर 2, कक्षा एल में इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 2 की स्क्वायर बराबर 8, कक्षा एम में इलेक्ट्रॉन 2 गुणा 3 की स्क्वायर बराबर 18, कक्षा एन में इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गुणा 4 की स्क्वायर बराबर 32। और यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाया है, 2n स्क्वायर। एन देखो इसमें पहले में हमने रखा है 2, दूसरे में रखा है 2, तीसरे में रखा है 3, चौथे में रखा है 4। ये सूत्र हमने लगाया है। अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। अब हम भर रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बताता हूं मैं। ऑक्सीजन को हम आवर्त सारणी में देखिए कितने नंबर पे आएगा, 8, मतलब उसका क्रमांक कितना नंबर है, 8। और हमने बताया भरने का 2, 8, 18, 32, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब मैं भर रहा हूं, दोस्त देखिए, मतलब पहली कक्षा में आएगा 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर 32, ऐसे चलेगा। तो देखो ये हो गया अपना नाभिक, ठीक है, और ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। अब पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, तो मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 और 1, 2। और दूसरी में भरूंगा कितने, 8, लेकिन अपना टोटल नंबर कितना है, 8। तो कहने का मतलब कितने आएंगे, 8 तो आ नहीं सकते। तो अब कितने बच गए, 6। तो इसमें भरूंगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भर दिए मैंने, 6। अब टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन का। ठीक है, ये होगी ऑक्सीजन की परमाणु संरचना। ठीक है, ये परमाणु संरचना होगी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, अब अपना नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। एक ही बात है, परमाणु क्रमांक व परमाणु संख्या। अब परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है, वो सुनेगा कि किसी तत्व में या किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसका परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यह उसकी इसकी डेफिनेशन में आपको लिख देता हूं, गौर से देखिएगा। देखो, किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। गौर से देख लीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है अपना परमाणु भार। अब ये किसी तत्व के नाभिक में, इसमें नाभिक मतलब किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स अथवा न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। मैं लिख देता हूं, आप देखिए। देखिएगा, देखा है, किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स अथवा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो आपको सबको पता है, मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले कि नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं।
कौन? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स किसमें कक्षाओं में करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में करते हैं। और कितने प्रकार की गति करते हैं? 2 प्रकार की, चक्रण और कक्षीय। और नाभिक जो होता है वो केंद्रीय सघन भाग होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमाणु भार की, तो परमाणु भार में तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स अथवा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या उसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और हमें अगर किसी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पता हो तो हम उसकी परमाणु संरचना भी ज्ञात कर सकते हैं, वो भी आसानी से। जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको, गौर से देखना। देखो, तांबे का परमाणु भार तो है 64 और परमाणु क्रमांक है 32। तो 64 में से 32 मैंने घटा दिए तो बच गया 35, ठीक है। बच गया कितना? 35। तो तांबे में न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 35। अब परमाणु संरचना बनाएंगे तो उसमें हम कक्षा के एल तो कक्षा के में आएंगे 2, कक्षा एल में आएंगे 8, एम में आएंगे 18, एन में आएंगे 1। ये हो गया परमाणु संरचना, ठीक है। अब आज का अपना टॉपिक यही खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम इसके बाद का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये मेरी क्लास पहली थी। अब नेक्स्ट क्लास आएगी, क्लास 2। उसमें हम टोटली विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका मात्रक क्या होता है, 1 एम्पियर की क्या परिभाषा होती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जितेश जोगी अपनी क्लास आज यही समाप्त करता हूँ। आपसे मैं दोबारा मिलूंगा क्लास 2 में, वो भी एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं अभी आपसे अलविदा कहता हूँ, विदा लेता हूँ। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आप मेरी बार बार क्लास देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब भी किया आपने, उसमें कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। और आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाए रखें, आप इसी तरह मुझे पसंद कीजिए, लाइक करते रहे। और मैं इसी तरह आपको नई क्लास हर रोज अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो आज मैं यही कहता हूँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बाय कहता हूँ आपको, धन्यवाद, ठीक है। मैं जितेश जोगी, बाय। Bell icon on the YouTube app and never miss another update.